हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। मतलब इस जो चैप्टर है इसके दो पार्ट्स है। फर्स्ट क्या है सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेकंड क्या है रोटेशनल मोशन। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे हमारे ऑब्जेक्ट की एज ए होल। जैसे मार्कर है तो हम इस पूरे मार्कर की एक साथ बात करते हैं, लेकिन ये मार्कर किससे मतलब मिल के बनाए, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनाए। तो उन पार्टिकल को कंबाइंड स्टडी जो करते हैं अपन वो किसके अंदर करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि रोटेशनल मोशन। अब अभी तक हम कौन कौन से मोशन पढ़ चुके हैं, लीनियर मोशन पढ़ चुके हैं और सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्या आता है रोटेशनल मोशन। मतलब क्या है इसका कि जब भी कोई बॉडी है तो इसके एक्सिस के अराउंड जब ये मोशन करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो उसके अंदर कैसे उसका मोशन होता है, कैसे फोर्सेस एक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे किसमें, रोटेशनल मोशन पार्ट के अंदर। सबसे पहले क्या है, अपने को इनिशियली कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि वो पता होगी तभी अपन इसको इनिशिएट कर पाएंगे चैप्टर को। सबसे फर्स्ट टर्म क्या आती है यहाँ पे, पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल किसको बोलते हैं। तो अब जनरली बात करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, जैसे मार्कर है तो अब अपन को पता है कि जो मार्कर है, मार्कर के पास क्या है, कुछ ना कुछ मास है। और ये जो मार्कर है, ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा दिख रहा है, मतलब इसकी कुछ ना कुछ क्या है, साइज भी है और इसका कुछ ना कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर भी है। तो ये हम बात करते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट में। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल या फिर पार्टिकल किस चीज़ को बोलते हैं, पार्टिकल उस चीज़ को बोलते हैं जब अपन ओनली कंसीडर करते हैं किसको, मास को, वो भी बहुत ज़्यादा कम, फाइनाइट मास, और साइज को और स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल। तो वो जो बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल। फिर से तो क्या होता है पार्टिकल, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास। मतलब पार्टिकल क्या होता है, एक फाइनाइट मास का, लिमिटेड मास का ऑब्जेक्ट जिसकी जो साइज और उसका जो स्ट्रक्चर उसको अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात होती है पार्टिकल की। अब पार्टिकल के फॉर एग्जांपल किसको आप पार्टिकल बोलोगे, जैसे अगर अपन बात करें कि सारे जो सब्सटेंस किससे मिलके बने हैं, एटम, और उसको भी किस में ब्रेक कर सकते हैं, एटम किससे मिलके बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो वो जो हो जाते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसको अपन क्या बोल देते हैं, पार्टिकल्स। और अपन क्या बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपन सुनते हैं ना कि डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है एनवायरनमेंट में। तो डस्ट पार्टिकल मतलब डस्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अब उसी को ही आपने वहाँ पे क्या बोल दिया, पार्टिकल। मतलब डस्ट की जो सबसे स्मॉल फॉर्म है उसको आप क्या बोल देते हो, डस्ट पार्टिकल। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो क्या होता है, सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलके जो बनाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम। मतलब एक सिस्टम के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तब जाके ये मार्कर पूरा पूरा कंप्लीट बना। अब सिस्टम का क्या हो सकता है कि मैं मेरी मर्जी से कोई भी सिस्टम ले सकता हूँ। मतलब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे सिस्टम के अंदर ये दोनों मार्कर है, तो अब इन दोनों मार्कर के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी पार्टिकल है, सब इंक्लूड होकर ये पूरा का पूरा सिस्टम बना है। इसका मतलब सिस्टम क्या होता है कि आप किस चीज़ को स्टडी कर रहे हो, किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि कोई बाइक है, वो बाइक मेरा एक क्या है, सिस्टम है। तो उस बाइक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो गए वो सबके सब कंबाइंड फॉर्म में मेरे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्या आता है, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, देखो अब यार ये जो मार्कर की अपन बात कर रहे हैं ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। अब वो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब कैसे पता चलता है फोर्स लगाते हैं, देखो पार्टिकल क्या अलग अलग है। अब आपने उनको साथ में कंबाइन करके इस मार्कर को बनाया, तो ये मार्कर क्या है, एक कंप्लीट मार्कर है। छोटे छोटे पार्टिकल जो है इसमें अलग अलग दिख नहीं रहा आपको, कंप्लीट साथ में एक दूसरे को होल्ड करे हुए, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए ये मार्कर एक मार्कर की फॉर्म में। तो वो फोर्स जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं एक दूसरे को होल्ड करने के लिए, ताकि पूरी की पूरी बॉडी बन सके, ऑब्जेक्ट बन सके, उसको अपन क्या बोलते थे, इंटरनल फोर्सेस। तो क्या होता है इंटरनल फोर्सेस, जो कौन लगाते हैं, पार्टिकल्स। क्यों लगाते हैं, टू होल्ड द ऑब्जेक्ट। बस किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए वन पार्टिकल, एज ए वन ऑब्जेक्ट होल्ड करने के लिए जो आप लगाया जाता है पार्टिकल्स का एक दूसरे के ऊपर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्सेस। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, अब इंटरनल फोर्सेस के अंदर एक और चीज़ यहाँ पे क्या समझनी है, देखो यहाँ पे अब इस ये जो जैसे मार्कर है, अब इस मार्कर के अंदर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ऑब्वियसली बात है, मिलियन ऑफ पार्टिकल मिलकर ये मार्कर बना हुआ है। तो इस मार्कर के अंदर जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लग रहा है तो क्या यहाँ पे मोशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब फोर्स लग रहे हैं
आपस में एक दूसरे के ऊपर, फिर भी मार्कर का मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जितने भी फोर्सेस, जितने भी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, इक्वल और अपोजिट। मतलब कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो क्या होता है, इक्वल और अपोजिट। इसका मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल, जो अदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल इसमें है उनके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो जाता है, इक्वल और अपोजिट। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, जनरली जीरो। तो इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस का जो सम होगा, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस कितना होता है, जीरो। तभी आपकी जो बॉडी है उसका मोशन नहीं हो रहा। अपन देख सकते हैं जैसे मार्कर है तो ये भी मोशन नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या आता है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे, फॉर एग्जांपल जैसे ये भी मार्कर क्या है, रेस्ट पे। अब अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ तो इस मार्कर का क्या होने लग गया, इस ऑब्जेक्ट का क्या होने लग गया, मोशन होने लग गया। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जो पूरे सिस्टम के ऊपर, सिस्टम किसको ले रहा हूँ, इस पूरे मार्कर को, जिसके अंदर इसके जितने भी पार्टिकल है सब कंबाइन फॉर्म में है। तो मैं इस पूरे मार्कर को अपना सिस्टम ले रहा हूँ, उस सिस्टम के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, ये पहले किस पे था, रेस्ट पे था। मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से किस में आ गया, मोशन में आ गया। मतलब इसकी वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाता कौन है, तो पहली बात है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाता है एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब बाहर से कोई लगा रहा है, अंदर से पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा रहे, क्योंकि जो पार्टिकल लगा रहे हैं उनको तो अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। और जो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जो एक्सटर्नल एजेंसी लगाती है, ये फोर्स करता क्या है, इट चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करता है। नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है हमारा, सेंटर ऑफ मास। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो क्या जरूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट की, होता क्या है कि जो न्यूटन्स के लॉ है मोशन के, वो जो लॉज है वो ओनली एप्लीकेबल किसके ऊपर है, पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब जनरली अपने पास पार्टिकल तो बहुत कम होते हैं। अपने जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी भी चीज़ होती है वो सारी क्या होती है, एक्सटेंडेड। जैसे मार्कर है तो इसकी भी क्या है, साइज है, पार्टिकल जो है ये खुद मिलियन में पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जनरली जितनी भी प्रैक्टिकल थिंग्स होती है सारी क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है, कुछ बड़ी होती है, उनका कुछ शेप और साइज होता है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं कि वो जो न्यूटन की लॉज है पॉइंट पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रहे थे, उसको अपन पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फाइनाइट मास के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ मास की, कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अपन पूरी बॉडी के मास को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इसका कुछ मास होगा m, तो अपन क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिसका मास भी कितना है, तो ये जो इस पूरी बॉडी को, इस पूरे मार्कर को जो मैं पॉइंट कंसीडर कर सकता हूँ, उसी पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी के मास को अपन क्या कर सकते हैं, एज्यूम। फिर से इस मार्कर के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पे अपन इस पूरे मार्कर के मास को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एज्यूम वर्ड आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये मिलियन पार्टिकल से मिलकर बना है, उन सबका मास अपनी अपनी जगह पे ही। अपन बस क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इस पूरे मार्कर का जो मास है वो एक पॉइंट के ऊपर क्या कंसंट्रेटेड है, बस ये एज्यूम कर रहे हैं। क्यों एज्यूम कर रहा, क्यों, ताकि अपन न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई कर पाए अपनी बॉडीज के ऊपर और इसके ट्रांसलेटेड मोशन को जो है अपन समझ पाए। अब ये तो बात आती है इसकी। अब इससे अपने हेल्प क्या मिली, तो अब हेल्प ये मिलती है कि जैसे कोई बॉडी है जिसका मास कितना है m, और मान लो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो F एक्सटर्नल, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, क्योंकि मार्कर सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसके ऊपर, जिसका मास कितना है, कैपिटल है, और जिसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, F एक्सटर्नल, तो उसको अपन कंसीडर कर सकते हैं एक पॉइंट का मोशन। मतलब अगर इस बॉडी का इधर मोशन होगा तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट का मोशन, उस पॉइंट का मास। अब वो जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, तो इस पॉइंट का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल है, और इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, F एक्सटर्नल। आगे समझ, मतलब पूरी बॉडी की जगह पे अपन होने क्या कंसीडर करेंगे, अब एक पार्टिकल, एक पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास। क्या बताता है सेंटर ऑफ मास की, पूरी बॉडी, कितनी भी बड़ी बॉडी हो सकती है उसका अपन मास एक पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। बस एक अजम्पशन है कि मास को आप कंसीडर कर रहे हो एक पॉइंट पे, ताकि इजीली अपन न्यूटन के लॉज को अप्लाई कर पाए और ट्रांसलेटेड मोशन को इजीली समझ पाए। तो जो
जनरली किसी भी एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर फोर्स लगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, एग्जांपल ये सरफेस है, ठीक है, ये कोई बॉडी है। अब इसका अगर सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर में जो मैंने डॉट बनाई है इसका क्या सेंटर ऑफ मास, तो अगर किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द सेंटर ऑफ मास होती है, तो उसका ओनली होता है लीनियर मोशन, मतलब ये बॉडी क्या हो जाएगी अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो मोशन है कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन, मतलब इसको अपन ट्रांसलेटिव मोशन भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल नंबर सेकंड, ये वही लेते हैं, ये एक बॉडी है, इसका एक सेंटर ऑफ मास है, और इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ वहां पे इसके सेंटर ऑफ मास के लाइन ऑफ एक्शन में ये आके यहाँ पे लगाता हूँ, मैं इसकी फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि ये जो बॉडी है इसके फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है और जो सेंटर ऑफ मास है उन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, एक डिस्टेंस, और उसके बीच में डिस्टेंस आ जाती है। तो अब ये जो बॉडी है क्या करेगी, ये जो ब्लॉक है इसका ट्रांसलेटरी मोशन ना हो, ये कौन सा मोशन करने लग जाएगा, अपने एक्सिस के अबाउट घूमने लग जाएगा। तो ये जो होता है कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन, मतलब वो बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट सेंटर मास के अबाउट क्या करने लग जाती है, रोटेट। तो अब डिपेंड होता है, इसलिए अब देखते हैं कि अगर आपको जो फोर्स लगाना है किसी बॉडी के ऊपर तो ट्रांसलेटरी मोशन कराना है तो कैसे लगाना पड़ता है, अलाउंग द सेंटर ऑफ मास। अगर रोटेटरी मोशन कराना है तो उसे क्या करनी पड़ती है, डिस्टेंस रखनी पड़ती है। इसके बाद टर्म आती है क्या, अब एक तो चीज अपन ने क्या पढ़ी, सेंटर ऑफ मास, एक और क्या टर्म होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब टर्म तो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मास के सेंटर की, और यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, ग्रेविटी के सेंटर की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इसके अंदर ये जो दोनों पॉइंट है वो डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, तो ये कैसे पता चलेगा। तो अब दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। पहला क्या है, सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, अभी मैंने बात करी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरी बॉडी का मास अपन क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो अब मास का सेंटर क्या होगा, तो इसका जो सेंटर है ज्योमेट्रिकल सेंटर, वहां पे जनरली क्या होता है, सेंटर ऑफ मास अगर बॉडी कैसे सिमेट्रिकल है। अब बात आती है किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल है उन सबके वेट का सेंटर, इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल है सबका अपन क्या निकालते हैं, वेट। वेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, mg। तो ये जो फॉर्मूला है m, जितने भी पार्टिकल है, अब सब पार्टिकल का यूनिफॉर्म मास हुआ कितना, स्मॉल m। और अगर बात आती है, एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब वहां पे अगर ग्रेविटेशनल की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बात कर रहे हैं अपन g, अगर ये g की वैल्यू कांस्टेंट है तो वेट भी क्या होगा, कांस्टेंट, सबका वेट कांस्टेंट होगा। तो अगर इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है सबका वेट कांस्टेंट है तो अपन क्या बोलेंगे कि जितने भी पार्टिकल का वेट है सबका सेंटर तो वो भी कहां पे जाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो जनरली होता क्या है कि अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी हुई है तो, और उसकी साइज क्या है, फाइनाइट साइज है, तो उसके इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे होते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर बॉडी क्या है, मान लो ये अर्थ की सरफेस है, ये आपकी अर्थ है और यहाँ पे जो है कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो इस रीजन पे अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास में g की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी बॉडी जिसका जहां सेंटर ऑफ मास है वही क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर से अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास में अगर कोई बॉडी रखी है, सिमेट्रिकल बॉडी, तो जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या होता है, जहां पे मास एज्यूम कर सकते हैं, और ये क्या होता है जहां पे वेट एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर मास एज्यूम कर सकते हैं तो इसमें ये तो हो गया, और अगर g भी कांस्टेंट है तो वहां पे वेट भी एज्यूम कर सकते हैं, दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, सेम। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई बहुत बड़े एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट के केस में क्या होता है कि वो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है पूरा माउंट एवरेस्ट, तो अब ऑब्वियसली बात है कि वो जो अपर पार्टिकल है उनकी हाइट क्या है, बहुत ज्यादा, किससे, एज कंपेयर टू अर्थ की सरफेस। क्योंकि अगर ये अर्थ की सरफेस है तो जो अपर पार्टिकल है, अपर की जो पार्टिकल है वहां पे हाइट क्या होगी उनकी, बहुत ज्यादा होगी। और हाइट ज्यादा होने से क्या होता है कि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से अपन हाइट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो g की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोगों का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे
हाइट इंक्रीज होती है, जी क्या होता है कम। अब हो क्या रहा है सुनना, नाउ दैट कि जो लोअर पार्टिकल है जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा है तो उनका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा उन पार्टिकल का, और जो अपर पार्टिकल है जहां पे जी की वैल्यू कम है उनका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा कम। तो जो ओवरऑल निकलता है तो ज्यादा वेट कहां पे बिलो की साइड को, कम वेट कहां पे अपर साइड में। इसका मतलब ओवरऑल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा वो कहां निकलेगा, जहां ज्यादा वेट कहां होता है नीचे। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो मास तो सब जगह पार्टिकल का सेम है, मास तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो मास क्या होता है जनरली अपर। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो थोड़ा सा ना होता है नीचे होता है एज कंपेयर टू सेंटर ऑफ मास। ओनली इस केस में जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, एग्जांपल मैंने बता दिया मॉक। अदरवाइज अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है दोनों पॉइंट क्या होंगे सेम। फिर से सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे अपन किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के पूरे मास को एज ए पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे पूरा का पूरा मास क्या है कंसंट्रेटेड। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां पे पूरा वेट अपन कंसंट्रेटेड एज्यूम करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है कि सेंटर ऑफ मास तो अपन ने निकाली। अब सेंटर ऑफ मास कोई भी दो पार्टिकल का सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम जिसके अंदर दो पार्टिकल है, तो उन दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक बार अपन वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ मास होता है क्या है। अब अपन क्या कर रहे हैं, पहले दो पार्टिकल सिस्टम का क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद अगर पार्टिकल के नंबर बहुत सारे हो, n नंबर ऑफ पार्टिकल हो, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मतलब पार्टिकल सिस्टम जिसके अंदर कितने पार्टिकल है, दो पार्टिकल है। मैंने मान लिया कोई भी एक पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है P1, और ऐसे ही एक मान लो ये दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पे ये पार्टिकल कौन सा P2। अब इन दो एक सिस्टम जिसके अंदर ये दो पार्टिकल है, इनका सेंटर ऑफ मास का लगभग इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो अब कैसे, तो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे को चाहिए जहाँ से मैं मेजर कर सकूँ इनकी पोजीशंस। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये कौन सा एक्सिस हो गया y, ये कौन सा एक्सिस हो गया x। अब पॉइंट 1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर अपन को पता है कितना होता है r1। ये r1 क्या, इस पॉइंट 1 का क्या पोजीशन वेक्टर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और ऐसे ये जो सेकंड पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r2, पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा r2। अब ये तो बात हुई इसकी। अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। अब ये P1 जो है इस P2 बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस P2 बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, इंटरनल फोर्स। इधर कौन लगा रहा है, P1 लगा रहा है, तो फोर्स लग किसके ऊपर रहा है, 2 के ऊपर। तो फोर्स ऑन 2 लगा कौन रहा है, 1 बॉडी लगा रही है, तो बाय 1। ऐसे ही ये सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो कितना हो जाएगा। अब ये फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, फोर्स ऑन 1 लगा कौन रहा है, सेकंड बॉडी, तो बाय 2। तो ये तो बात हो गई जो ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि वो जो सिस्टम है जिसके अंदर दो पार्टिकल है, वो सिस्टम मोशन भी कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो अब ऑब्वियसली बात है कि पार्टिकल 1 के ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो मान लिया मैंने वो कितना F1, और ऐसे ही पार्टिकल 2 के ऊपर भी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मैंने मान लिया वो कितना है F2। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो होगा कहाँ पे, इनका जो दोनों का एक्सिस है उसके बीच में कहीं होगा। तो मैंने मान लिया कि एक कोई पॉइंट है, रैंडम बात कर रहा हूँ, एक कोई पॉइंट है C जहाँ पे इन दोनों का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। मतलब जहाँ पे मैं इन दोनों का मास एज्यूम कर सकता हूँ कि इन दोनों का जो टोटल मास है यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड। तो उसकी पोजीशन वेक्टर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो क्या हो जाएगा, R ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो ये तो क्या हो गया अपना डायग्राम कंप्लीट। अब अपन निकालते हैं कि वो जो RC है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर ही तो चाहिए मेरे को। चाहिए क्या कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, मतलब ये जो दोनों पार्टिकल सिस्टम है इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा। तो अब ये मेरे को RCM का फॉर्मूला निकालना है कुल मिला के। अब पहली बात क्या आ जाती है, आपके सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल से, दोनों पार्टिकल का जो सिस्टम है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसका क्या हो रहा है, मोशन। तो फर्स्ट पार्टिकल का भी मोशन हो रहा है, तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 इक्वल टू dr1 डिवाइड बाई dt1, ठीक है। और ऐसे अगर मैं बात करूँ कि सेकेंड जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, dr2 डिवाइड बाई dt, ठीक है। अब टाइम दोनों में सेम है तो t आएगा नॉर्मल। अब ये तो बात हो जाता है कि वेलोसिटी वेक्टर है, ऑब्वियसली बात है, फोर्स है तो F इक्वल टू क्या होता है ma, तो फोर्स है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू d बाई dt ऑफ v1। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ a2 सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा कि d बाई dt क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, वेलोसिटी का। तो किसकी, सेकंड की बात कर रहे हैं तो v2।
वेलोसिटी की टर्म में लिखा तो सिंगल डेरिवेटिव आया, अगर पोजीशन की टर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा d² ऑफ r1, और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी टर्म इस सेकंड के लिए तो क्या हो जाएगा d² ऑफ r2। तो ये तो क्या निकल गई इनकी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन। अब ये वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन कब हो रहा है, जब इनके ऊपर फोर्स लग रहे हैं। अब पार्टिकल 1 के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो F1 पार्टिकल 1 के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एक तो लग रहा है उसके ऊपर इंटरनल फोर्स कौन लगा रहा है, सेकंड बॉडी लगा रही है। तो F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1/2। अगर ऐसे में बात करूँ कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, तो F1 क्या है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये F1 ये क्या है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 2 के लिए, तो F2 के ऊपर टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, तो एक तो 2 के ऊपर 1 लग रहा है कौन सा, इंटरनल फोर्स, प्लस F2 के ऊपर एक कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तो बात होगी दोनों फोर्सेस की। अब इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा, इन दोनों बॉडीज को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो अगर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F = ma, तो F1 कितना हो जाता है यहाँ से F1। अब F1 आ कितना रहा है, ये तो ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, एक m मास की बॉडी को, अब इस पार्टिकल का मैंने मास मान लिया कितना m1, और इसका जो मास है मैं मान रहा हूँ कितना m2। तो क्या हो जाएगा कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स है कितना F12 प्लस F1 का क्या एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या कर रहा है, m1 मास की बॉडी को a1 एक्सेलरेशन दे रहा है। यही तो हो रहा है कि F1 के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो क्या करेगा, m1 मास की बॉडी को कितना एक्सेलरेशन देगा, a1। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ F2 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा लग रहा है, एक तो इंटरनल फोर्स प्लस उसके ऊपर का एक्सटर्नल फोर्स, जो अपने ऊपर इक्वेशन लिखी उसी को लिख रहे हैं, ये जो लिखी, ये क्या कर रहा है, m2 मास की बॉडी को a2 एक्सेलरेशन दे रहा है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 2 को अगर ऐड करते हैं तो या इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाता है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर क्या है, F1 के ऊपर टोटल फोर्स, ऐसे F2 वेक्टर क्या है, F2 के ऊपर टोटल फोर्स। तो क्या हो जाता है, वो कितना आ रहा है, F12 प्लस F1 कौन सा, एक्सटर्नल, प्लस मैं क्या कर रहा हूँ F21 प्लस F2 के ऊपर जो लग रहा है एक्सटर्नल, और इधर ये तो बात हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। इधर की अपन बात करें, इधर क्या है, M1 A1 प्लस M2 A2। अब अपन को एक चीज़ क्या है जो अपन अभी इनिशियली बात करी कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं वो क्या होते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ का अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है कि मतलब F1 जो मतलब ये जो फर्स्ट मास है ये सेकंड मास को जितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से सेकंड मास क्या करेगा, फर्स्ट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि F12 जो है वो क्या है, इक्वल और अपोजिट है किसके, F21 के। अब इक्वल मतलब किस में है, मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट मतलब किस में, डायरेक्शन में। मतलब मैं अगर F1 हूँ, मैं F2 को इधर खींच रहा हूँ, तो जो F2 होगा वो F1 को किधर खींचेगा, इधर की तरफ। मतलब एक फोर्स जा रहा है इधर, दूसरा फोर्स जा रहा है उधर, और दोनों फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसका मतलब जो F12 है वही क्या है, 21। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये इंटरनल फोर्स आपस में कट हो गए। तो अब फोर्स बचे कितने, तो अब ओनली कौन सा फोर्स बचा, F1 प्लस F2। ये दोनों कौन से फोर्स है, एक्सटर्नल। मैंने मान लिया कि एक्सटर्नल फोर्स का जो सम है वो कितना, कैपिटल F। ये किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से, M1 A1 प्लस M2 A2। इसको अपन ने मान रहे हैं इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट 2 हो गए, तो ये अपन ने ले ली इक्वेशन नंबर 3। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपना जो सिस्टम है इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स है। मैंने मान लिया कि जो 2 पार्टिकल है उनका कंबाइंड मास कितना है, कैपिटल M। इन दोनों का जो कंबाइंड मास है वो कितना है, कैपिटल M। इसको तुम ले लो इक्वेशन नंबर, ये 3 है तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। कुछ भी नहीं, बस दोनों जो मास है उनको मैं कंबाइंड फॉर्म में मान रहा हूँ कि टोटल जो सम है मास का वो कितना है, कैपिटल M। अब नेक्स्ट मास क्या आ जाती है, अब हो क्या रहा है, एक बार जनरलाइज बात करते हैं बाहर से। अभी तो पार्टिकल को एक एक को लेके चल रहे थे, अब दूर से देखो। मान लो कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 पार्टिकल है। अब 2 पार्टिकल है, उसका टोटल मास कितना है, कैपिटल M। ऑब्वियसली बात है दोनों का मास
ये तो अपने यहाँ पे निकाला। तो एक सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल है, अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की। ये मान लो कि सिस्टम है, इसमें दो पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल है, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, और दोनों का जो कंबाइंड मास है वो कितना है कैपिटल M। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट, इनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो इसके अब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इसका मोशन, और इसको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एक कैपिटल M मास है जिसके ऊपर क्या लग रहा है कि F फोर्स लग रहा है, और उस F फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, ये अपन को पता है। अब वो जो एक्सेलरेशन है वो किसका है, तो अभी अपन ने बात करी कि दो जितने भी पार्टिकल है उनका मास एक पॉइंट पे कंसिडरेट कर सकते हैं, और उस पॉइंट का जो मोशन होता है उसके एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं अपन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन अपन किसका एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, इन दोनों के पार्टिकल का कंबाइंड जो एक्सेलरेशन होगा उस पॉइंट सी का, जहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ मास को अपन ने कंसंट्रेटेड एज्यूम करा है उस पॉइंट सी। तो ये एक्सेलरेशन किसका हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया सेंटर ऑफ मास का। फिर से अपन ने दो पार्टिकल माने, ठीक है, दोनों क्या है एक ही सिस्टम में है, उस सिस्टम का टोटल मास उसके सेंटर पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जिसको क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर F टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उस सेंटर ऑफ मास को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और वो कितना होगा ACM। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल है टोटल वो किसके इक्वल होता है, ma के। तो m किसका, पूरे सिस्टम का मास, और जो अपन ने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करा है, और ACM क्या हो जाएगा, उस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो इसको मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 5। फिर से दो पार्टिकल थे मेरे सिस्टम में, कितने पार्टिकल थे, दो, m1 और m2। मैंने क्या माना कि एक पार्टिकल है, ये जो C माना ना अपन ने, उस C को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये पार्टिकल है, इसका जो मास है, इसका मास कितना है कैपिटल M, और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन किसका हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास का। मतलब अब मैं ये दो ना मान के ओनली क्या मान रहा हूँ, ये पॉइंट जिसको ही अपन क्या एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। तो ये अपन ने इक्वेशन किसके लिए निकाली, सेंटर ऑफ मास के। अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन अभी अपन ने यहाँ निकाली, इक्वेशन नंबर 3, ये भी किसके लिए, एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, और ये भी किसके लिए, एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, दोनों एक्सटर्नल फोर्स के लिए। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 दोनों क्या करें, इक्वेटर। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 को अगर मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 3 और 5, इक्वेशन 3 और 5 को क्या कर देते हैं, इक्वेट। तो इधर क्या है, m टोटल मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इधर क्या बचता है, ये कंप्लीट। तो ये जो है ये क्या है, m1a1 प्लस m2a2, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में अपन इसको लिख रहे हैं किसकी फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अब एक्सेलरेशन ये यहाँ पे इस C पॉइंट की बात हो रही है ये, तो अब C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, RCM। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, आर्म m, और उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि उसके पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, d² / dt²। अब यहाँ पे इस एक्सेलरेशन को लिखना है पोजीशन वेक्टर की टर्म में। पोजीशन वेक्टर कितना है इस C पॉइंट का, RCM। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RCM। आ गया समझ में। अब यहाँ पे जो सिंपल एक्सेलरेशन है उनको भी उसी की टर्म में लिख दो, तो m1, और एक्सेलरेशन को वापस a1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, d² / dt², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे r1, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकंड के लिए तो कितना हो जाएगा, m2 d² / dt², और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, r2। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पे देखो इस m को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, d² / dt², ये कितना है यहाँ पे RCM, और ये m अगर उधर चला गया तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/कैपिटल M। अब यहाँ पे देखो d² / dt², और यहाँ पे भी क्या d² / dt², दोनों को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है कि d² / dt²। अब अंदर क्या बचा, एक यहाँ पे क्या m1, और यहाँ पे क्या r1, ऐसे इधर क्या बचा m2 r2, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है d/dt², यहाँ पे भी क्या है d² / dt², तो दोनों क्या कर देंगे कट, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि दो बार अगर इनको इंटीग्रेट करें तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट, क्योंकि दोनों में साइड में क्या आ रही है, सेम टर्मिनोलॉजी। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है वो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है अपने पास में,
इधर क्या बचता है RCM, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इधर क्या है 1/m m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है। अब और इसको कैसे लिख सकते हैं, m क्या है अपने पास टोटल मास, ठीक है, तो उसको अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा वो m1 प्लस m2, क्योंकि अपने सिस्टम में बॉडीज कितनी है 2, उनका फर्स्ट का मास कितना है m1 और सेकंड का मास कितना है m2। तो ये अपना क्या निकल गया, पोजीशन वेक्टर निकल गया किसका, सेंटर ऑफ मास का। और यही तो अपन को चाहिए था, अपन को क्या निकालना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। तो वही तो अपन ने निकाला कि जो सेंटर ऑफ मास होगा 2 पार्टिकल सिस्टम का, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मतलब फर्स्ट बॉडी का मास, फर्स्ट पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय उसका पोजीशन वेक्टर प्लस सेकेंड बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास। अब ये तो बात कब होती है, जब अपने जो सिस्टम है उसके अंदर कितनी बॉडीज हो, 2 पार्टिकल्स हो, 2 बॉडीज हो। अगर आपके सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ बॉडीज हो, n नंबर ऑफ पार्टिकल हो, मतलब बहुत ज़्यादा हो, तो अब बहुत ज़्यादा हो तो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है 5 बॉडीज हो सकता है 5000 बॉडीज हो सकता है 5 लाख बॉडीज हो। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जब काउंटेबल बॉडीज होती है उस केस में अपन क्या करेंगे कि फॉर n पार्टिकल्स, ये किसके लिए था 2 पार्टिकल के लिए, अब n पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, तो RCM इक्वल टू, अब ऐसे m1 r1 प्लस m2 r2 ऐसे चलते जाएंगे कब तक, mn rn डिवाइड में क्या हो जाएगा मास का समीशन। अब कितनी बॉडीज है, जितनी बॉडीज है उनका मास, तो अपन ने क्या बोला n बॉडीज, तो m1 m2 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे mn। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि RCM इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बस मास और उनके जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्या हो रहा है समीशन। तो अपन क्या लिख देते हैं समीशन, किसका समीशन कर रहे हैं, मास का और पोजीशन वेक्टर का, जहाँ पे जो मास और पोजीशन वेक्टर स्टार्ट कहाँ से 1 से, तो आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे जा रहा है n, अगर पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगी n, डिवाइड बाय क्या आ रहा है टोटल मास, और टोटल मास को अभी अपन ने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करा, कैपिटल M से, मतलब पूरे सिस्टम का जो मास है वो कितना है कैपिटल M। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड के अंदर कैपिटल M। तो ये क्या निकल जाता है अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। किसके लिए निकल जाता है ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, जब आपके सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ बॉडीज हो। तो ये सेंटर ऑफ मास निकला, लेकिन किस टर्म में निकला, दोनों कोऑर्डिनेट के टर्म में। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट के टर्म्स में चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट अलग चाहिए, y कोऑर्डिनेट अलग चाहिए, तो उस केस में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो क्या हो जाएगा, इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं m1 x1, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे क्या हो जाएगी m2 x2, और ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा, जितने पार्टिकल्स है वो डिवाइड में हो जाएगा कितना m1 प्लस m2, नीचे तो मास है उससे फर्क ही नहीं है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं समीशन की फॉर्म में, समीशन ऑफ कितना mx, और डिवाइड में क्या हो जाएगा कैपिटल M। और अगर मैं ऐसी बात करूं किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए, तो y कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 कंटिन्यू चलता जाएगा, और फाइनलाइज क्या आ जाएगा my डिवाइड बाय कैपिटल M। और अगर x कोऑर्डिनेट की बात करूं सेंटर ऑफ मास की, z कोऑर्डिनेट की, तो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समीशन ऑफ m z डिवाइड बाय कैपिटल M। तो ये अपने फाइनलाइज क्या निकल जाते हैं इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट किसके, सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। अब एक ये जो अपने इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, इससे अपन को पता क्या चलता है, कंक्लूजन निकलता है किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो कितना आ जाता है F। ये F क्या है, टोटल, कि कितना टोटल फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम के जितने भी पार्टिकल है सब पे, डिवाइड बाय कैपिटल M। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वो पॉइंट जिसको आप क्या बोल रहे हो, सेंटर ऑफ मास, मतलब जैसे यहाँ पे इनका जो सेंटर पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, तो इसका जो मोशन होगा, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा, उससे पता क्या चलेगा कि जिस पॉइंट को पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल है उनका जितना भी मास है, उनका सेंटर जो है, जहाँ पे पूरा मास आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ मास बोलते हो। तो वो जो सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा वो इस तरह से होगा कि जितने भी आपके पार्टिकल के ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनका जो सम है वो एक्ट करेगा कहाँ पे, उसके ऊपर, तो F टोटल। तो ये F टोटल कहाँ पे लग रहा है, उस सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, और उस सेंटर ऑफ मास का टोटल मास कितना है, जितने भी पार्टिकल हैं उनका जो इंडिविजुअल मास है उसके सम के इक्वल। मतलब जहाँ पे अपन पूरी की पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं,
बहुत बड़ी बॉडी की बात कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल का सबमिशन। तो कोई बहुत बड़ी बॉडी मोशन कर रही है, उस पूरी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का सबमिशन अपन एक पॉइंट के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, उन सब फोर्सेस का। और वो जो जितने भी पार्टिकल है सबका जो मास है उसका पास भी अपन किस पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो पूरी बॉडी का मोशन अपन ट्रीट कर रहे हैं एज ए पॉइंट का मोशन, और वो जो पॉइंट का मोशन है उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास।